लाइफ क्या है? लाइफ एक प्रोक्रिएशन है हर जीव का, इंसान का। और लाइफ से इंसान कुछ चीज़ें ऐसी उम्मीद करता है, ऐसी एक्सपेक्ट करता है जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। दोस्तों, आप ये देखिए कि लाइफ का एक इंटरप्रिटेशन हम खुद से भी नहीं करते हैं। अगर हम खुद से इंटरप्रेट करें लाइफ को, तो लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट्स और ऐसे डायमेंशंस कवर होते हैं, दोज आर इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। उनको गिना ही नहीं जा सकता। मैं मार्केट में जाऊं और मैं ये देखूं कि मार्केट में मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं कितना सस्टेन कर पा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। लाइक मैं जब मार्केट से कुछ खरीद रहा हूं तो मैं एज अ कंज्यूमर वहाँ पे मुझे कितनी फिजिबिलिटी है, वहाँ कितना मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, या वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है। मैं जब बाहर होता हूँ तो मुझे दिखता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन है तो मैं जब सांस लेता हूँ, जैसे दिल्ली जैसी सिटी में मैं सांस ले रहा हूँ, तो एक अलग तरीके की जलन होती है नाक में, और लगता है कि अगर मैं लगातार यहाँ रहता रहा तो मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इट वुड बी अराउंड 50 to 55, उतना ही मैं जीऊँगा। दोस्तों, ये देखिए कि बाहर निकलते टाइम हम कितनी चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत डिग्रेडिंग और हजार्डस इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पर। साउंड पोल्यूशन होता है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़ी सिटीज़ में जब आप निकलते हैं, कितना क्राउड है, कितनी घिच पिच है, और बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है। आप स्मूथली निकल भी नहीं पाते। आप पैदल भी चल रहे हैं तब भी वो ट्रैफिक आपको जाने में, आपकी अपनी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। एक्सीडेंट्स के ज़्यादा प्रोन होते हैं रास्ते। साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, आपकी हेल्थ से खिलवाड़ है। हाँ, आप ये देखिए कि कहीं कहीं पर लोग कुछ भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं सड़क के ऊपर, जहाँ पर आपको एक फ्री वे मिलना चाहिए, फ्री मूवमेंट मिलना चाहिए, जो आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है राइट टू लाइफ में कवर होते हैं। तो जब मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान हमें ऐसे राइट्स देता है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स देता है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ जो है एक परफेक्ट और फ्रूटफुल लाइफ हो। वो कैसे होगी? जब हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे, इन फैक्टर्स को इंश्योर करेगी कि पब्लिक स्पेस में ये फैक्टर सही से काम करें। जैसे एयर में पॉल्यूशन कितना है, कितने पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी एक रेगुलेशन चलाया था और एक स्प्रे वाला एक चलाया था कि एयर में पार्टिकल्स, जो पर्टिकुलेट मैटर है, वो कम हो जाए, जिससे जो नागरिक हैं दिल्ली के, उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठंड जब आती है तो एक स्मोक हो जाता है, स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर बन के स्मोक हो जाता है, तो कुछ दिखता नहीं है, धुंध हो जाती है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन डीड्स। जो पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, वेस्ट निकलता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, केमिकल्स निकलते हैं जो रिवर्स में जाते हैं। हाँ, रिवर्स एफ्लुएंट हो जाती हैं, वहाँ पॉइजनस सारा पानी हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन सर्वाइवल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए इंसान की, ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए, ऐसे रेगुलेशंस करे, और ग्रास रूट लेवल पे, मतलब ज़मीनी लेवल पे वो लॉज काम करें और इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सके इन एवरी एस्पेक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मुबारक, आपका लॉ कम्युनिकेट्स पे स्वागत है। आज आर्टिकल 21 के अंदर हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। लीगलिटीज़ भी देखेंगे, केस लॉज भी देखेंगे, और देखेंगे किस तरह से इंसान की लाइफ अफेक्ट होती है, उसको गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है, और इंसान के क्या राइट हैं, सिटीजन्स के क्या राइट हैं कि हम अपना फंडामेंटल राइट टू लाइफ दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 21, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारे फेवर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे परिवार की हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। हाँ, तो ये जान लीजिए, आर्टिकल 21 को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि आर्टिकल 21 जो है वो इतना वाइड स्कोप है उसका, जो पहले था नहीं। वो हम केस लॉज में डिस्कस करेंगे, वो पहले नहीं था, बहुत नैरो स्कोप था आर्टिकल 21 का। पर जैसे जैसे जजमेंट्स आते गए, जैसे जैसे केस लॉज आते गए, वो स्कोप एक्सपेंड हो गया, वो स्कोप बढ़ गया है आर्टिकल 21 का। अच्छा, आर्टिकल 21 में
जो चीज़ें जैसे 2 लाइन्स लिख दी हैं आर्टिकल 21 में कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये 2 लाइन लिख दी है। कहने को तो एक बहुत छोटी आर्टिकल लग रहा है हमें, छोटा आर्टिकल है, 2 लाइन महज लिख दी गई है इसमें। बट आप ये देखिए कि आर्टिकल 21 एक अकेला ऐसा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर जो आर्टिकल 12 से 35 तक लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, अकेला आर्टिकल ही इतना बड़ा स्कोप रखता है आर्टिकल 21 कि वो सारे आर्टिकल्स को कवर कर लेता है। इसका एक्सपेंशन, इसका स्कोप इतना बढ़ चुका है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट भी किया है ऐसे टाइम टू टाइम इन केस लॉज इन लैंडमार्क जजमेंट्स, तो इसका स्कोप बहुत बढ़ चुका है। इसी चीज़ को देखते हैं कि आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा कैसे है। तो आर्टिकल 21 में आप ये देखिए कि 2 टर्म यूज होती हैं। पहले तो एक लिखा हुआ ही है कि लिखा है ना कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो क्या क्या वेरिएबल मिले? एक तो लाइफ मिला, हाँ, फिर मिला एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, दूसरा वेरिएबल ये मिला हमें, तीसरा मिला पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझेंगे आर्टिकल्स में, ये टर्म्स क्या कहती हैं, क्या कहना चाह रही है। तो दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया, हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का राइट है, हमारे पास लिबर्टी, हम जाएं, घूमें फिरें, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी हवा मिले सांस लेने के लिए, अच्छी एमिनिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, हमारे हेल्थ अच्छे से ग्रो करे, हाँ, हमारी लाइफ बेटर हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉ भी बनाती है, रेगुलेट करती है, बहुत फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करती है, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करती है कि अगर आप हद से ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं हवा में, या साउंड पॉल्यूशन किसी इंडस्ट्री के थ्रू ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करते हैं लॉज हर स्टेट्स में। और कहीं वाटर पॉल्यूशन है तो उस पर एक लिमिट लगाती है गवर्नमेंट, ऐसे लॉज लाती है जिससे वो फैक्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ अपना रेगुलेट कर रहे हैं और ये देखें कि बहुत आयात में, मतलब बहुत एक्सेस में वो पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन तो खैर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि आप पॉल्यूशन ख़त्म ही कर दें, क्योंकि जब आपको प्रोडक्शन चाहिए अपनी कंट्री के अंदर तो आपको फैक्ट्रीज चलानी पड़ेंगी, आपको केमिकल्स बनाने पड़ेंगे, हर डोमेन में आपको काम करना पड़ेगा, पर उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है विद रेगुलेशन, विद लॉज। तो गवर्नमेंट लॉज बनाती है। अच्छा, आर्टिकल 21 में बेसिकली राइट टू लाइफ की बात है, तो जो भी हमारे सेटल्ड लॉ है, जो हमारे लॉज पार्लियामेंट ने पास कर दिए है ना, उन लॉज को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये जो लॉज हैं ये गलत तरीके का प्रोसीजर रखते हैं, इनका प्रोसीजर गलत है ना, तो प्रोसीजर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम लॉ को चैलेंज कर देते हैं, है ना। तो आप ये देखिए, जैसे अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होता है एक टर्म, जैसे हमारे आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, तो अमेरिका में सिमिलरली यूज होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों में एक बड़ा अंतर है, उसको समझते हैं, वो है क्या। देखिए, इंडिया में जो लॉ सेटल्ड है उससे ही आप अपना राइट और अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल 21 में जैसे लिखा, मैं दोबारा बताता हूं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कि कोई इंसान की पर्सनल लिबर्टी और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का अधिकार वो खोएगा नहीं। पर कब खो सकता है? जो लॉ ने कह दिया। अगर लॉ कहता है कि आपको यहाँ रेस्ट्रिक्ट होना है, आपको यहाँ मूवमेंट नहीं करना है, आपको यहाँ एंजॉय नहीं करना है, पब्लिक प्लेस पे आपको अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भीड़ भाड़ नहीं लगानी है, हाँ, कुछ शोर शराबा नहीं करना है, अपने स्टीरियो सिस्टम बहुत नहीं बजाने हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो लॉ वहाँ पे रहेंगे, वो सेटल्ड लॉ है और उनको आप चैलेंज, उनके प्रोसीजर को चैलेंज नहीं कर सकते आप, है ना। प्रोसीजर को कैसे चैलेंज नहीं कर सकते कि आप ये देखिए, ए.के. गोपालन का केस था 1951 में। अब ए.के. गोपालन जो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, तो जब वो कम्युनिस्ट लीडर थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको डिटेन कर दिया। तो जब अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ था, ये स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा जो असेंबली होती है उससे पास किया गया एक प्रॉपर कानून था, एक एक्ट था, और वो डिटेन करता था इंसान को, उनके मूवमेंट पे एक रोक लगा देता था, जिससे वो इंसान से कुछ खतरा हो तो वो उसको फ्रीडम ना मिल पाए, उसको एक
एक आज़ादी ना मिल पाए कि वो जहाँ चाहे कुछ बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है। सपोज़ करिए कोई इंसान कोई भड़काऊ भाषण देने वाला है, कोई बड़ा नेता है, पब्लिक फिगर है, वो भड़काऊ भाषण देता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनके फादर हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, अभी 1-1.5 साल पहले उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को एबोलिश करने की बात हो रही थी, तो स्पेशल स्टेटस हटाने की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था, भारत सरकार को ऐसी स्पीचेस दे सकते हैं जो वो प्रोवोकिंग हो सकती हैं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, उनको डिटेन किया गया। उसके लिए एक टर्म बड़ा चला था मीडिया में, हाउस अरेस्ट। उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया, उनको कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी बाहर इंसान से बात नहीं कर सकते, वो अपने घर में रहेंगे, फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। तो वो हाउस अरेस्ट में थे, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे। सिमिलरली ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, उसके तहत उनको डिटेन कर दिया गया। तो आर्टिकल 32 में अंदर रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जो ए के गोपालन थे वो चले गए कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट से रिलीफ मांगते हुए ये कहा कि देखिए, मेरा आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 वायलेट हुआ है, मुझे रिलीफ चाहिए। मुझे ऐसे क्यों डिटेन कर सकता है? ऐसे मुझे डिटेन करेगा कोई तो मेरे तो फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो रहे हैं ना। आर्टिकल 19 मेरा वायलेट हो रहा है, मैं फ्रीडम से घूम नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा, किसी से डिस्कशन नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं राइट टू लाइफ मेरा वायलेट हो रहा है, मैं अपना राइट एंजॉय नहीं कर पा रहा। जब मुझे कम स्कैब लिमिट में बंदी बना दिया गया, हाउस अरेस्ट में कर दिया गया, एक मुझे कैद सा कर दिया गया है, तो कैसे अपना राइट इस्तेमाल करूँ? आर्टिकल 22 में मैं अपने राइट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो ए के गोपालन कोर्ट चले गए, तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो एक लॉ है, उसके तहत वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसके तहत ही आपको डिटेन किया गया है, उसमें कोई कहीं से कोई लैकुना नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो आपका ये रिलीफ, आपकी जो रिट है, आपने एक पिटीशन आपने फाइल किया कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन वो करते हुए, ये गलत है। तो इसमें एक बेंच बैठी, इसमें मेजोरिटी जजमेंट में ये कहा गया कि जो आप फंडामेंटल राइट अपना क्लेम कर रहे हैं वो गलत है। भाई, जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया, लॉ बनाने के बाद उसके लॉ के तहत आपको डिटेन किया गया है, रखा गया है, तो दिक्कत क्या है? भाई, लॉ के तहत ही तो आपको रखा गया है। तो मेजोरिटी जजमेंट ने तो ये बात कही कि जो रिलीफ नहीं दे पाएंगे हम ए के गोपालन को, तो उनको जेल में भेज दिया गया। पर इसमें एक देखने वाली बात है, जब ये जजमेंट आया, मेजोरिटी जजमेंट ने तो ये कहा, मेजोरिटी जो उसमें रेशियो था, मेजोरिटी जजमेंट यही था कि हाँ, आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रेट करने की जो एक तरीका था वो था बड़ा नैरो। आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करना है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 21 को ही करेगी। द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरप्रेट आर्टिकल 21 इन द लाइट्स ऑफ अदर आर्टिकल्स, दूसरे आर्टिकल्स की लाइट में इंटरप्रेट नहीं करेगी। एवरी आर्टिकल विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये टर्म यूज होती थी, जजमेंट में कोट किया गया था ए के गोपालन केस में कि हर आर्टिकल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग आर्टिकल है, किसी का किसी से लेना देना नहीं है। तो बड़ी नैरो टाइप की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करी, तो रिलीफ नहीं मिल सका ए के गोपालन को, डिटेन ही रखा गया और जेल में रखा गया उनको। तो इस जजमेंट, जो बेंच ने जजमेंट दिया, इसमें जो माइनॉरिटी ओपिनियन में एक डिसेंटिंग जज थे, उनका नाम था फजल अली। अब फजल अली ने यह कहा कि देखिए, अब आप किसी को डिटेन कर रहे हैं, अगर ऐसा लॉ भी है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में लिखा है ना कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ऐसा प्रोसीजर ही गलत है, ये लॉ ही गलत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ ही गलत है, और जो पार्लियामेंट ने जिस प्रोसीजर से इसे पास किया वो प्रोसीजर भी गलत है। डिसेंटिंग ओपिनियन फजल अली साहब का ये था इसमें, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारे आर्टिकल को एक साथ देखे, आर्टिकल 19 की एनालॉजी निकाले कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है नहीं हुआ है, आर्टिकल 21 को देखे सुप्रीम कोर्ट, 22 को देखे, तब डिसाइड करे कि भाई डिटेंशन सही है, वैलिड है या नहीं है। तो ये होना चाहिए। पर क्योंकि माइनॉरिटी एक जज का जजमेंट था ये, और मेजोरिटी में तो बहुत सारे जज थे, तो वो तो मेजोरिटी ओपिनियन होल्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही मान्य होता है, दैट इज द अल्टीमेट डिसीजन दैट द कोर्ट होल्ड्स। तो बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज करा कि सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि मतलब, या तो गलती तो नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील, जो
जजमेंट देता है, पूरे विवेक से देता है। बहुत होशियार जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अच्छे से विद फैक्ट्स एंड इशू को कंसिडर करके, सारे पहलू को कंसिडर करके वो जजमेंट देते हैं। बट AK गोपालन के केस में ये तो मानना पड़ेगा कि नैरो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो फजल अली जज थे उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी बड़ी वाइड इंटरप्रिटेशन थी 1951 में। उन्होंने बड़ा खुले दिमाग से ये जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 को ही आप कंसिडर कर रहे हैं, आप आर्टिकल 19 भी देखें कि सिटीजन का वायलेट हो रहा है AK गोपालन का, आर्टिकल 22 भी वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि एक आर्टिकल वायलेट हो रहा है और फिर आप उनको रिलीफ नहीं दे रहे उसमें। और जब आप ये भी कह रहे हैं कि एक लॉ बना हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, स्टेट ने पास किया है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि स्टेट के द्वारा पास किया गया लॉ हर लॉ सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम ये मानते हैं हर स्टेट में विधानसभा होती है, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, सोवरेन बॉडी है, कोई इशू नहीं है उसमें, बिल्कुल सोवरेन बॉडी है, सुप्रीम लेजिस्लेटिंग बॉडी है। पर वो उनके हाथ से गलत कानून भी तो बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ये लिखा था कि प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टेब्लिश कर दिया है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये मेन एनालॉजी है इसकी। तो फजल अली जो जज थे उन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन होल्ड किया था। उन्होंने कहा था कि जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल्स की म्यूचुअल होनी चाहिए, सबको देखना चाहिए हर आर्टिकल को, तब डिसाइड करना चाहिए। पर मेजोरिटी ने जो ओपिनियन दिया था बड़ा नैरो माइंड से दिया था, एक ही आर्टिकल को कंसिडर किया और ये देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट स्टेट अवे कोई वायलेशन नहीं कर रहा है आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का या 22 का AK गोपालन के। तो फिर केस आता है मेनका गांधी केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रेट करने का स्टाइल था वो बहुत एक्सपेंड हो चुका था। अब कहाँ 1951 का टाइम था, अब 1978 का टाइम आ गया था, इतना टाइम गुजर गया था, उसमें बहुत सारे लैंडमार्क जज ने सुप्रीम कोर्ट दिए थे और जो अप्रोच थी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी एक्सपेंड हो गई थी। अब ऐसा नहीं था एक सेपरेट आर्टिकल को इंटरप्रेट किया, नैरो माइंड से इंटरप्रेट नहीं करता था सर सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी केस में। तो उसने बड़ा ही वाइड इंटरप्रिटेशन करी, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन करी मेनका गांधी केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हर आर्टिकल अलग अलग जुदा जुदा है, सब कोहेरेंस में है। एक आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए हर आर्टिकल को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आर्टिकल 19 को ले लेते हैं, आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स की बात हुई है, तो जब हमें फ्रीडम मिलेंगे वो भी हमारी लाइफ का पार्ट है ना। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात हुई है, ठीक है। तो जितनी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है तो आर्टिकल 19 भी तो उसी का पार्ट हुआ ना, क्योंकि जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 में तो वो भी हमारी लाइफ का पार्ट है। आर्टिकल 21 तो लाइफ की बात कर ही रहा है, तो वो एक कोहेरेंस में है, वो साथ साथ हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो मेनका गांधी के केस में ये एनालॉजी कोर्ट ने ड्रॉ करी। फैक्ट्स ये थे कि मेनका गांधी जो थी उनको फॉरेन जाना था, तो पासपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनका पासपोर्ट सीज कर लिया था। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई रिट ज्यूरिसडिक्शन में और उन्होंने कहा कि मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है और राइट टू लाइफ में जो पर्सनल लिबर्टी है, मेरी बाहर विदेश जाने की जो लिबर्टी है वो मुझसे छीन ली गई, मेरी लिबर्टी को ही कर्टेल कर दिया गया है। तो जब मेनका गांधी ने ये रिट पिटीशन फाइल करी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही वाइड इंटरप्रिटेशन दिया और ये कहा कि देखिए, और ये रियलाइज़ करा, आप ये देखिए जो फजल अली जो माइनॉरिटी ओपिनियन में जज थे के गोपालन के केस में, जो डिसेंटिंग जज थे, उनकी बात को रियलाइज़ किया गया कि हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है आर्टिकल, हर आर्टिकल को म्यूचुअली देखना चाहिए, उनको उनकी लाइट्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मेनका गांधी के केस में कि देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो लिखा है आर्टिकल 21 के अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी एक चीज है, क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो फॉलो होता है। ड्यू प्रोसेस में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो इंडिया में है उस पर तो हम जो प्रोसीजर फिक्स कर दिया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने, उस पर तो आप कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते। भाई पार्लियामेंट से पास लॉ है, किसी स्टेट की विधानसभा से पास लॉ है, तो वो तो विधानसभा ने पास किया ना, तो वैलिड है, तभी तो वो पास हुआ है, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उस पर कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते आप, उसके प्रोसीजर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि पार्लियामेंट ने या विधानसभा ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए वो लॉ पास किया है, उस पर कोई इशू नहीं है। तो इंडिया में तो ऐसे ही है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है।
अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। और ड्यू प्रोसेस क्या कहता है कि जो एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बन गया, जो अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, कि जो लॉ पार्लियामेंट के अंदर बन गया है उसको भी इनवैलिडेट घोषित कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट में प्रोसीजर है, या फिर जिस प्रोसीजर से वो लॉ पास हुआ है, उस प्रोसीजर को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये मेन डिफरेंस था। तो डिफरेंस क्या है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में? कि इंडिया में तो ये फॉलो होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो सुप्रीम है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को प्रोसीजर में दिक्कत नहीं बतानी है, उसको तो लॉ इंटरप्रेट करना है जो एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया है। पर अमेरिका में क्या था? अमेरिका में ये था कि भाई अगर वहाँ की पार्लियामेंट ने लॉ को ही गलत पास किया है तो वो प्रोसीजर भी पास करने का चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर इंडिया में भी ऐसे कर दें कि लॉ गलत है, लॉ का प्रोसीजर गलत है, जो प्रोसीजर कोर्ट अपनाती है वो गलत प्रोसीजर से इंटरप्रेट करती हैं, या पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर है पास करने का, हाँ, वो गलत है, तो ऐसे तो बहुत सारी लिटिगेशंस हो जाएंगे, है ना, फ्रिवलेस लिटिगेशन होंगे, मतलब बढ़ता जाए, केस पे केस होते जाएंगे, प्रोसीजर ही चैलेंज करेंगे लोग कि प्रोसीजर ही गलत है ना। पर अमेरिका में ऐसा है, वहाँ पे प्रोसीजर चैलेंज कर सकते हैं। अब खैर यहाँ पे प्रोसीजर को चैलेंज करने की व्यवस्था होती तो ये तब पता पड़ता कि प्रोसीजर चैलेंज होने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट भी हैं, क्योंकि प्रोसीजर चैलेंज करेंगे तभी तो हम लॉ को चैलेंज कर पाएंगे कि लॉ गलत है। अब जैसे AK गोपाला के केस में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो था उसको भी चैलेंज करना था, है ना, तो वो इसलिए चैलेंज नहीं हो पाया, आगे रिलीफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हम प्रोसीजर को चैलेंज नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब लॉ ने ही प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया है तो प्रोसीजर गलत हो कैसे सकता है? पार्लियामेंट ने जो प्रोसीजर पास करने का अडॉप्ट किया है वो गलत कैसे हो सकता है? वो तो एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उस पर आप रिट ज्यूरिसडिक्शन है यूज़ नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते उसको कोर्ट में, है ना। तो मेनका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस तो था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए हालांकि इंडिया में ड्यू प्रोसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो हैं। भाई अगर हम कह देंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, लॉ तो सही है, हम ये मान के ही चल रहे हैं लॉ सही है, उसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, हमने आंख बंद करके कह दिया लॉ सही है बिना इन्वेस्टिगेशन किए, तो आप अब तक तो ऐसा कर सकते थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं, ठीक है, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लॉ में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके प्रोसीजर में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर उसके प्रोसीजर में दिक्कत है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। मेनका गांधी को रिलीफ मिला, उनका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को अपहोल्ड किया कोर्ट ने, और बहुत बेहतरीन रीजनिंग दी कि राइट टू लाइफ जो है उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, हम जो है हर एक्ट के प्रोसीजर को भी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, अब ये गौर से समझने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब तक तो हम एक एक आर्बिट्रेरी एक्शन जो गवर्नमेंट का हो सकता था हम उसको चैलेंज करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा राइट वायलेट किया है, हम आर्टिकल 226 हाई कोर्ट चले गए, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चले गए, पर लेजिस्लेटिव एक्शन पर कोई रिलीफ नहीं था हमारे पास। अब लेजिस्लेटिव एक्शन पर रिलीफ इसलिए नहीं था क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उस पर क्वेश्चन कौन करे? भाई पार्लियामेंट ने बनाया है तो सो कॉल्ड पार्लियामेंट लॉ अच्छा ही बनाया हुआ, आग बंद करके मानते थे हम। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी जजमेंट दे दी थी कि लॉ पे आप सवाल नहीं उठा सकते, आप प्रोसीजर पे सवाल नहीं उठा सकते। पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मेनका गांधी के केस में ये कहा कि देखिए प्रोसीजर भी गलत हो सकता है, अगर लेजिस्लेटिव एक्शन जस्ट रीजनेबल नहीं है, अगर वो जस्टिफाइज नहीं है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर लॉ का प्रोसीजर ही गलत है तो लॉ को चेंज करना चाहिए। ये मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट की बढ़िया रीजनिंग रही। और जो डिसेंटिंग जज थे के गोपालन के केस में फजल अली खान के ओपिनियन को यहाँ पे रियलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज इन कंप्लायंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में तो एक नेचुरल राइट्स है ना सिटीजन्स के। द मोमेंट द पर्सन और सिटीजन टेक्स बर्थ इन द कंट्री, उसको वो नेचुरल जस्टिस के अधिकार मिल जाते हैं। तो अगर भाई इंसान के लिए लॉ है, लॉ के लिए इंसान नहीं है, इंसान की वजह से ही तो लॉ बनाए गए हैं, तो वी द पीपल आर सुप्रीम, है ना।
तो अगर प्रोसीजर ही लोगों के लिए गलत बना है, लॉ ही लोगों के लिए गलत बना है, तो वो लॉ तो इनवैलिडेट होना चाहिए ना। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में तो था कि प्रोसीजर को ही चैलेंज कर दिया, लॉ को ही चैलेंज कर दिया कोर्ट में। कोर्ट उसको रिवर्स भी कर दी थी कि लॉ सही से बनाइए, ये कैसा लॉ बना दिया है जो सिटीजन के राइट्स को ही रेगुलेट नहीं कर पा रहा। मेनका गांधी के केस तक तो ऐसा नहीं था, प्रोसीजर को चैलेंज ही नहीं कर सकते थे। तो मेनका गांधी केस में वाइड इंटरप्रिटेशन हुई, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसीडर किया, ड्यू प्रोसेस को कंपेयर किया, और आर्टिकल 21 में बैकडोर से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू ड्यू प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट में। और ये कहा ऐसा नहीं है कि इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, सही बात है, लेकिन ड्यू प्रोसेस भी है। ड्यू प्रोसेस कहता है कि लॉ गलत है, उसको चेंज करिए। अल्टीमेटली सिटीजन्स के राइट्स ही रेगुलेट होने हैं, उनके राइट्स ही अपहोल्ड होने हैं, सिटीजन्स के उनको जस्टिस मिलना चाहिए। अब AK गोपालन को 1951 में उस टाइम पे जस्टिस नहीं मिल पाया, क्योंकि उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अचानक से जजेस का माइंड खुल गया, कुछ हुआ और विवेक आ गया उनके अंदर और इंटरप्रेट करने लगे वाइड। वो तो एक नेचुरल था कि भाई जस्टिस फजल अली खान जो थे उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया और उनको बहुत सराहाया जाता है। आप जजमेंट जब पढ़ेंगे पूरा 100 पेज का जजमेंट, तो उसमें कोट किया गया है फजल अली जज जो थे उन्होंने सही कहा था कि हर आर्टिकल को म्यूचुअली इंटरप्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि सिटीजन के राइट्स जो हैं वो अपहोल्ड हो रहे नहीं हो रहे हैं। आप महज एक आर्टिकल को थोड़ी इंटरप्रेट करेंगे, सब चीज़ देखेंगे। उसके राइट्स तो 19 में भी हैं, 20 में भी हैं, 21 में भी हैं, 22 में भी है, सबको देखना पड़ेगा ना। खाली एक आर्टिकल के बेस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि डिसाइड हुआ प्रिवेंटेड डिटेंशन में, उनको डिटेन किया गया AK गोपालन को। तो दोस्तों इसमें हम एक चीज़ और ये देखें कि मेनका गांधी केस तो हमने देख लिया। अब एक IPC की धारा है सेक्शन 309 जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करती है। हाँ, अब सेक्शन 309 जो है वो सेक्शन एक ऐसे इंसान पे अप्लाई होता है जो डिप्रेशन में जी रहा था और उसने अपनी जान लेनी चाहिए, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। अब मेरा एक नेचुरल माइंड, मेरा अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट जो मुझे अंदर से फील होता है वो तो यही कहता है मेरा दिमाग कि भाई अगर जिस इंसान ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, हाँ, तो उस पर कोई सज़ा थोड़ी तय होनी चाहिए। अब हमने इन्हें अटेम्प्ट टू सुसाइड किया, मैं 4थी मंजिल पे चला गया, मैंने कूदने की कोशिश करी, मैंने अटेम्प्ट किया और मैं बच गया, तो मेरा तो इलाज होना चाहिए ना, मेरे पास साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, मुझे मेरी काउंसलिंग होनी चाहिए कि मेरा दिमाग कॉग्निटिव फैकल्टीज बैलेंस हो जाए, दिमाग सही काम करे, अपनी लाइफ की वैल्यू करूँ मैं। पर होता क्या है, IPC 309 में लिखा है द वन हु हैज़ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ही हैज़ टू गो फॉर इम्प्रिजनमेंट, उसको सज़ा मिलेगी। जो इंसान पहले से ही डिप्रेशन में जी रहा था, हाँ, जो इंसान पहले से ही अपनी, ये आसान नहीं होता अपनी लाइफ लेना। अगर मैं चाहूँ मैं अपनी लाइफ ले लूँ तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं जाके कूद जाऊँ। वही इंसान अपनी लाइफ ले सकता है जिसको ये पता ही ना हो कि वो क्या करने जा रहा है, उसके माइंड, उसकी फैकल्टीज हिली पड़ी हो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, अलग तरीके के डिप्रेशन में हो, आप फील भी नहीं कर सकते। वो लोग अपनी जान लेते हैं। हालांकि जान लेना गलत है, पर कोई अपनी जान क्यों लेना चाहेगा? हर इंसान अच्छी लाइफ जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है 309 में, उसको सज़ा दी जाती है। मैं तो कहता हूँ सज़ा ना देकर, हाँ, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजें, डॉक्टर के पास उसकी काउंसलिंग कराएं कि वो इंसान सही हो जाए। हम जेल में भेजकर और उसका बर्डन बढ़ा देते हैं, है ना। तो पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, कि अगर आपके पास लाइफ का अधिकार है, जैसे आर्टिकल 21 में भी है, तो आपके पास मरने का भी अधिकार है। तो ये कोर्ट की रीजनिंग थी। अब क्योंकि पुराना जजमेंट था तो इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं होती थी कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद एक केस आया जिसमें वाइड इंटरप्रिटेशन हुई, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे AK गोपालन में नैरो इंटरप्रिटेशन थी और मेनका गांधी में वाइड इंटरप्रिटेशन हुई। AK गोपालन पुराना केस था, ये नया केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती रियलाइज करते हुए वाइड इंटरप्रिटेशन की थी मेनका गांधी के केस में। सिमिलरली पी रतिनाम में ये कहा गया, जो पुराना केस है, कि राइट टू लाइफ के अंदर अपनी जान लेने का भी अधिकार है, राइट टू डाई भी उसमें शामिल है। फिर उसके बाद जो केस आया वो था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें ये रीजनिंग दी कोर्ट ने कहा कि देखिए राइट टू लाइफ जो है ना,
वो आपने अपनी खुद की लाइफ नहीं बनाई है, आपने खुद को पैदा नहीं किया है। दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, एक प्रोक्रिएशन का पार्ट है जो गॉड हमें प्रदान करता है। दिस वेरी राइट टू टेक बर्थ इज प्रोवाइडेड बाई गॉड, बाई नेचर। जब आपको खुद को पैदा करने का अधिकार नहीं है, देन व्हाट राइट डू यू हैव टू टेक योर लाइफ? आपको अपनी जान लेने का अधिकार किसने दिया है? तो बहुत अच्छी रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दी कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। अगर आपके पास लाइफ का अधिकार है, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान भी लेने का अधिकार अपने पास रखते हैं। आपको अपनी जान लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केसेस मुझे याद आ रहे हैं, जैसे PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको टेलीफोन टेपिंग केस भी कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट विद ड्यू कंसिडरेशन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत लोगों की कॉल को रिकॉर्ड करवाती थी, है ना, फ़ोन टेप करवाती थी। तो इसमें से एक एनालॉजी ये आई कि राइट टू प्राइवेसी भी इसमें वायलेट हो सकता है। तो कोर्ट ने यही कहा इस केस में कि व्हेन इट कम्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, किसी के राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, हाँ, तो उस राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड करने का सिटीजन को अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट या हमारे स्टेट होल्डर जो है, जैसे पुलिस बहुत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फ़ोन टेप करवाती है टू कलेक्ट एविडेंस, ठीक है, तो एविडेंस को कलेक्ट करते में आप पब्लिक पीस को मेंटेन कर रहे हैं और एक प्रिवेंटिव मोड में है पुलिस कि कोई क्राइम कमिट ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए फ़ोन टेप हो रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ऐसे ही फ़ोन टेप कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही है किसी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ रखने का भी अधिकार है ना। तो प्राइवेसी का भी एक फैक्टर इसके अंदर आ गया। अब ये देखिए कि आर लीग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट था, उसमें राइट टू एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन उठा। जैसे ये देहरादून और ये मसूरी वाली जो उत्तराखंड में बेल्ट है, इसमें इलीगल अनऑथोराइज माइनिंग होती थी, रॉक्स की अनऑथोराइज माइनिंग होती थी। तो इसमें आर लीग जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर लिखा, उन्होंने एक अलग तरीके का ये कोर्ट प्रोसीडिंग थी। उन्होंने एक लेटर लिखा कि देखिए यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति पहुँच रही है, काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को एक पिटीशन की तरह ट्रीट किया और कहा कि देखिए राइट टू लाइफ जो है ना आर्टिकल 21 में, उसके अंदर राइट टू एनवायरनमेंट भी आता है। तो देखिए किस तरह से कोर्ट की रीजनिंग आ रही थी, केस लॉज आ रहे थे, हाँ, और कितना वाइड एक्सपेंशन हो गया आर्टिकल 21 का कि उसके अंदर राइट टू लाइफ भी आ रहा है, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई भी आ रहा है, फ्री फेयर एनवायरनमेंट में रहने का राइट भी है आपको, है ना, हेल्थ प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार है आपको। तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड सारे राइट्स रेगुलेट करने का अधिकार है। पर्सनल लिबर्टी आपकी होनी चाहिए, आप एक्सप्रेस अपने आप को अच्छे से कर सकें, सारी चीज़ राइट टू लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और राइट टू लाइफ सब चीज़ को कवर करता है। अच्छा, आर्टिकल 21 पहले जो था सस्पेंड हो जाता था, आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर देते थे, है ना। जैसे आर्टिकल 359 है, आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे आर्टिकल्स जो हैं सस्पेंड हो जाएंगे। तो ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस आया और उसमें ये कहा कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये क्लियर करा कोर्ट ने। और उसके बाद इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 359 में कि आर्टिकल 2021 जो है उनको जो है सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 359 में ये सेटल्ड लॉ है, जब भी कोई इमरजेंसी उठेगी, जो पब्लिक ऑर्डर होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए सारे आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359। बट आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि आर्टिकल 21 इतना बड़ा स्कोप रखता है कि इंसान की लाइफ को हर डायमेंशन में रेगुलेट करता है, वेदर इट्स राइट टू प्राइवेसी, वेदर इट्स राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, whether it's right to claim your right or every other right that is given in part 3rd। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
को कंपेयर किया गया मनेका गांधी केस में और ए के गोपालन के केस में। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी से बताऊं। ये आर्टिकल 21 में जो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं महज 2 लाइन नहीं है, ये अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को बयान करता है कि कोर्ट की जो इंटरप्रेट करने की अप्रोच है कैसे कैसे डेवलप हुई है, कैसे एक्सपेंड हुई है, कैसे स्कोप बढ़ा है, लिबरल इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने अपनाई है। तो दोस्तों आर्टिकल 21 यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 22। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी आपके डाउट्स हुआ करें बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, डिस्क्रिप्शन में डालिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। एंड वी आर हैविंग अवर social media handles, there on you can also clear your doubts by posting there and there. Thank you, stay tuned.